नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर सुरेश कुमार। आज का हमारा व्याख्यान जिसका विषय है गोदान। जैसा कि हम पहले गोदान का नामकरण, उसका कथानक और गोदान यथार्थवाद ये कर चुके हैं। उसी स्वरूप में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करते हैं गोदान पर मार्क्सवाद का प्रभाव। तो जैसा कि बच्चों मैंने बताया था कि गोदान प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास है, जिसमें प्रकाशन 1936 में हुआ था। यह वही समय है जब भारतीय राजनीति में समाजवाद ठोस विकल्प के रूप में उभर रहा था और साहित्य में छायावाद का स्थान प्रगतिवाद ले रहा था। इसी वर्ष मुल्क राज आनंद तथा सज्जाद जहीर के नेतृत्व में प्रगतिशील लेखक संघ का पहला सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसकी अध्यक्षता स्वयं प्रेमचंद जी ने की। अपने लेखन के इस अंतिम दौर में वे गांधीवादी प्रभाव से मुक्त हो रहे थे तथा मार्क्सवादी विचारधारा का प्रभाव उन पर बढ़ रहा था। वस्तुतः गोदान में मार्क्सवाद के मूल्य तो दिखते हैं, किंतु मार्क्सवादी विचारधारा का यांत्रिक प्रयोग करने से प्रेमचंद जी बचे ही। मार्क्सवाद की धारणा है कि आर्थिक समानता तथा वितरण मूलक न्याय जब तक किसी समाज में विद्यमान न हो तब तक उसे मानवीय समाज नहीं माना जा सकता। प्रेमचंद ने न सिर्फ आर्थिक समानता के आदर्श को स्थापित किया है, बल्कि शोषण व दमन पर साफ साफ चोट की। जैसे होरी के इस कथन से क्या कहता होरी, इस जमाने में मोटा होना बेहयाई है, 100 को दुबला करके तब एक मोटा होता है। ऐसे मोटेपन में क्या सुख? सुख तो जब है कि सभी मोटे हों। इसी प्रकार गरीब वर्ग के प्रति विषमता के व्यवहार पर प्रेमचंद ने आक्रोश भी व्यक्त किया है। भोला होरी से कहता है, कौन कहता है हम तुम आदमी हैं? कौन कहता है हम तुम आदमी हैं? हम में आदमियत कहाँ? आदमी वह है जिसके पास अख्तियार है, इल्म है। हम लोग तो बैल हैं और जुतने के लिए ही पैदा हुए। मार्क्सवाद की स्पष्ट मान्यता है कि धर्म तथा अन्य विचारधाराएं मिथ्या चेतना के ही विविध रूप हैं, जो शोषण की प्रक्रिया को वैधता तथा स्थायित्व प्रदान करने के लिए शोषक वर्ग द्वारा बनाए जाते हैं। होरी उसी वंचित वर्ग का प्रतीक है जो धर्म, मर्यादा और बिरादरी की वास्तविकताओं को नहीं समझ पाता और अपने शोषण को वैध समझता है। इसके विपरीत गोबर उस पीढ़ी का प्रतीक है जो इन मिथ्या चेतनाओं की वास्तविकता पहचान चुका है। होरी की मानसिकता, होरी के पेट में धर्म की क्रांति मची हुई थी। अगर ठाकुर या बनिए के रुपए होते तो उसे ज्यादा चिंता न होती, लेकिन ब्राह्मण के रुपये उसकी एक पाई भी दब गई तो हड्डी तोड़कर निकलेगी। गोबर का दृष्टिकोण, इसके प्रति गोबर का क्या दृष्टिकोण? यह पाप धन कैसे पचे, इसलिए दान धर्म करना पड़ता है। भूखे नंगे रहकर भगवान का भजन करें
तो हम भी देखें। मार्क्सवाद के अनुसार राज्य एक कृत्रिम उपकरण है जिसका निर्माण शोषक वर्ग ने शोषण की प्रक्रिया को स्थायित्व प्रदान करने के लिए किया। शोषण की प्रक्रिया को स्थायित्व प्रदान करने के लिए किया है। नव मार्क्सवादियों में एंटोनियो ग्राम्शी और लुई अल्थुजर ने विशेष रूप से राज्य की दमनकारी भूमिका का विश्लेषण किया। गोदान में इस बात का स्पष्ट जिक्र है कि सत्ता तंत्र किस प्रकार गरीब व्यक्ति का दमन करता है। राम सेवक कहता है, यहाँ तो जो किसान है सबका नरम चारा है, पटवारी को नजराना और दस्तूरी न दे तो गांव में रहना मुश्किल। जमींदार की चपरासी और कारिंदों का पेट न भरे तो निबाह न हो। थानेदार और कांस्टेबल तो जैसे उसके दामाद। प्रेमचंद ने गोदान की शहरी कथा में कुछ विशेष तत्व प्रस्तुत किए जिनका संबंध मार्क्सवाद से दिखता है। औद्योगिक प्रणाली में पूंजीपति चाहे जितना लाभ कमाए, मजदूरों की यह स्थिति अत्यंत त्रासद होती है। मजदूर ऐसे माहौल में काम करते हैं जहां विशेषीकरण, यांत्रिकता, खतरनाक कार्यदशाओं तथा भावनात्मक संबंधों के अभाव के कारण मजदूर खुद से ही अजनबी या आत्मनिर्वासित हो जाता है। प्रेमचंद ने इस अलगाव का चित्रण बेहद मार्मिक रूप में किया। वे गोबर की हालत व्यक्त करते हुए कहते हैं, यहाँ दे कि उतनी मेहनत न होने पर भी जैसे उस कोलाहल, उस गति और उस तूफानी शोर का उस पर बोझ सा लदा रहता था। सब श्रमिकों की यही दशा थी। सभी ताड़ी या शराब में अपनी दैहिक थकन और मानसिक अवसाद को डुबोया करते थे। यानी सब जो शाम को ताड़ी या शराब पी करके अपने गम भुलाया करते थे। गोदान में पत्रकार वर्ग का प्रतिनिधित्व ओंकारनाथ करते हैं। उनके माध्यम से पूंजीवादी समाज में मीडिया की स्थिति की समीक्षा की गई है। मार्क्सवाद की मान्यता है कि यदि संचार माध्यम आर्थिक दबावों व प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत काम करते हैं तो उनके द्वारा उच्च वर्गीय हितों की पोषित होने की संभावना और अधिक प्रबल हो जाती है। ओंकारनाथ वैचारिक स्वतंत्रता के घोषित समर्थक हैं, किंतु लालच के सामने वैचारिक स्वतंत्रता कैसे दम तोड़ देती है, यह उनके माध्यम से दिखाया गया। ओंकारनाथ, मैंने भी सोचा, ओंकारनाथ के कथन में स्वयं का, मैंने भी सोचा एक इनके ठीक हो जाने से तो देश से अन्याय मिटा नहीं जाता, फिर क्यों न इस दान को स्वीकार कर लूं जो गरीबों को लूटता है। उसको लूटने के लिए अपनी आत्मा को बहुत न समझाना पड़ेगा। गोदान में मार्क्सवादी मूल्यों का प्रभाव तो पर्याप्त है, किंतु प्रेमचंद विचारधारा की यांत्रिकता से बचे हैं। उन्होंने मजदूरों की हड़ताल दिखाई है, जिसे देखकर कुछ प्रगतिवादी आलोचक इसे मार्क्सवाद का ठोस प्रमाण कह बैठते हैं। वस्तुतः प्रेमचंद हड़ताल या हिंसक वर्ग संघर्ष को समाधान पक्ष के रूप में प्रस्तुत नहीं करते। वे जानते हैं कि एक बेहद गरीब समाज में जहां बेरोजगारी का संकट चरम पर हो और कृषकों की संख्या मजदूरों से कई गुना अधिक हो, वहां मजदूर क्रांति का नारा व्यावहारिक नहीं है। वे यहाँ भी यथार्थ का साथ नहीं छोड़ते
और दिखाते हैं कि मजदूरों की हड़ताल कैसे विफल हो। वस्तुतः गोदान में मार्क्सवाद स्थूल रूप में नहीं है। गोदान में साम्यवाद के पक्ष में सबसे मजबूत तर्क राय साहब ने दिए हैं, जो कि स्वयं मार्क्सवादी दृष्टिकोण के अनुसार शोषक वर्ग से जुड़े हैं। मजदूरों की हड़ताल का जितना भयानक परिणाम हुआ है वह मार्क्सवाद के एकदम विरुद्ध है। गोबर का कुछ धन कमाते ही सूदखोर हो जाना वर्ग चेतना के अभाव का लक्षण है। मालती का विवाह न करना आध्यात्मिक चिंतन से प्रेरित है, जो कि मार्क्सवाद की भौतिकवादी विचारधारा के विपरीत है। इसलिए सही बात यही है कि समाजवाद के थोड़े बहुत मूल्य गोदान में चाहे उपस्थित हो, यह मार्क्सवाद की अविकल प्रस्तुति नहीं, या इसे नहीं कह सकते। इसने कई बिंदुओं पर मार्क्सवाद का अतिक्रमण किया है। धन्यवाद बच्चों। ये था हमारा गोदान पर मार्क्सवाद का प्रभाव।